नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। तो मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग का सबसे अच्छा जो रहेगा एग्ज़ाम के व्यू से वो ये कि आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवाया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग अब जो है 30 से 35 दिन का देरी है। तो सेट एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो इसीलिए सेट टोटल मैंने साइंस का जो 10 गो सेट तैयार किया हूँ, जिसमें से सेट 1 की पढ़ाई हो गई है। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाला है साइंस का सेट नंबर 2, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से प्रश्न रहेंगे। वह संभावित प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें आज का क्लास। चलिए देखिए, पहला सवाल कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है? प्लस VE माइनस VE या प्लस माइनस VE दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मैं बताता हूँ आपको। मैंने पिछला क्लास में क्या बताया था कि चाहे लेंस में उत्तल हो चाहे दर्पण में उत्तल हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक ही होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी भाई? धनात्मक होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, अर्थात प्लस में होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? पहली बात देखिए, ये लेंस कैसा है भाई? छोटा है, बहुत ही सुंदर है। मैं बताता हूँ, समझिएगा ज़रा अच्छा से। लेंस छोटा है ना बाबू? तो लेंस नहीं, शब्द कैसा है? छोटा है। वैसे भी डिक्शनरी में जो शब्दांश होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि उसे देखने के लिए मुझे बड़ा करने की ज़रूरत है। तो बड़ा किसको से होता है? उत्तल लेंस से, सरल सूक्ष्मदर्शी से, जो कि अक्सर देखे होंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए पंडित जी का करते हैं, हस्तरेखा को देखने के लिए करते हैं, और फिर जो अंगूठे का निशान को देखने के लिए। तो एक बात तो तय है कि हमारा उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस वाला जो भी ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। बस बात खत्म हो गया, है ना। और ये और सी जो है वो दोनों के दोनों सेम चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? हालांकि एक होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, मान के चलिए ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू। तो 25 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस नहीं लिया जाएगा, बल्कि कितना लिया जाएगा? 50 सेंटीमीटर का लिया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक पकड़ा गया, ठीक है। तो अब इसको मैं गलती से मिस्टेक से एक ऑप्शन है जो दोनों सेम लिखा गया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है? ए होने वाला है। क्लियर? दूसरा के बाद नेक्स्ट चलें तीसरा की ओर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो सामान्यतः दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, ध्यान दीजिएगा, नोटिस वाली बात है। सामने एक हो गया फेस के सामने और एक हो गया साइड मिरर। तो मेरा ऐसा मानना है, अपना अपना मिथ है भोला मेरे, इसको पर सावधानी से थोड़ा सा सोचने की बात है। क्या है ना कि सामने ज़्यादा तक बोर्ड एग्जाम नहीं पूछता है, सामने का भी कहता ही नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने। देखिएगा, अगर बस हो या बड़ी ज़्यादा तक तो बस में कॉमन बात है। साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन मोटर गाड़ी के चालक के सामने भी उसके सर पे जो है ना एक ठो दर्पण लगा होता है, उसके माथा पे, मालूम है क्या? अभी नोटिस नहीं किए होंगे आप लोग, देखिएगा जाके, ठीक है ना। वो तो कांच जो होता है वो तो भाई न तो उत्तल दर्पण होता है ना ही अवतल दर्पण होता है। ड्राइवर के आगे जो कांच लगा होता है गाड़ी पर, बहुत बड़ा है ना, वो तो ना ही दर्पण होता है और ना ही लेंस होता है। तो उसका तो जवाब खत्म हो गया बेसिकली। मेरा ऐसा मानना है कि उसके सर के आगे रखा होता है जो पीछे वाले पैसेंजर को देखता है। जैसे मान के चलिए आप एक बस ड्राइवर हैं, तो कोई पैसेंजर है जो बोला कि बस रोकिए, या आ रहा है खुद से, तो पीछे मुड़ के देखेगा क्या? नहीं देखेगा, वो सीधे देखता ऐनक में, समझे, इसमें देखेगा कि हाँ पैसेंजर कहाँ तक पहुँचा है, क्या उतरने के लिए आ रहा है, खड़ा है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ अगला स्टॉपेज पर ही वो उतरने वाला है, ठीक है। तो वो भी होता है, वो कौन सा दर्पण होता है भाई? उत्तल दर्पण ही होता है, ना कि अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो बाबू मेरे ये बोले कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। चालक के सामने जो होता है वो भी कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब तीसरा जो सवाल पूछ सकता है वो होता है गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है वो कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण होगा आंसर। क्लियर? चलिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को
समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। बहुत अच्छे। समतल दर्पण की विशेषता आप लोग पढ़े हैं क्या? समतल दर्पण की विशेषता क्या कहलाता है मालूम है? कि समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण है बाबू, है ना, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु को यदि आप भी वेग से लेके जाते हैं, भी वेग से, तो उसका प्रतिबिंब है जो के वेग से गुजरेगा, टू भी वेग से, दोगुना रफ्तार से गुजरता है। बात समझ में आ रहा है? तो कितना के चाल से वो आ रहा है भाई वस्तु? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रतिबिंब का स्पीड हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकंड, सीधे दोगुना। और यदि 30 डिग्री से झुकाते हैं तो प्रतिबिंब उसका के डिग्री से झुकेगा? 60 डिग्री से झुकेगा, क्योंकि थीटा कोण से झुकाते हैं तो 2 थीटा कोण से झुकता हुआ महसूस होता है। ये समतल दर्पण की खास बातें और विशेषताएं में पढ़नी थी। क्लियर मेरा बच्चा? चलो नेक्स्ट प्रश्न क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? सी होने वाला है। क्लियर ना? अगला सवाल, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में कैसा दोष उत्पन्न होता है? गजब, कमाल का दम क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है कि दोष पूछा है तो या तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा या तो दूर दृष्टि हो दोष हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ निकट के बारे में और बता देता हूँ दूर के बारे में। चलिए, निकट दृष्टि दोष में जो फोकस जो होती है ना, फोकस जो होती है वो क्या जाती है बोला मेरे? कम जाती है। क्या हो जाती है? कम जाती है। और दूर दृष्टि दोष में जो फोकस होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। याद रखते हैं, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ जाती है एक मतलब ये हुआ कि क्षमता कम जाती है। अब फोकस दूरी कम जाती है एक मतलब क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा जवाब हो गया। और तीसरा हो गया कि कमा क्या, फोकस दूरी क्यों कमा? पहले चीज़ को समझिए। फोकस दूरी ये इसलिए कमा क्योंकि नेत्र गोलक का जो गोलापन है ना वो बढ़ जाता है। तो इसका गोलापन है जो बढ़ जाता है, और इसका लंबाई, इसमें क्या हो जाता है? लंबाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? लंबाई। मतलब नेत्र गोला का क्या हो जाना? लंबा हो जाना। और नेत्र गोला का क्या हो जाना भाई? चपटा हो जाना। ये सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, क्योंकि में निकट दृष्टि दोष में। क्लियर? तो नेत्र गोला की फोकस दूरी बढ़ गया, तब खुद सोचिए बढ़ जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? दूर दृष्टि दोष। इसका एक तरीका और मैं बताता हूँ। फोकस दूरी बढ़ गया मतलब अब दूर दूर की वस्तुओं को क्या कर सकता है? वो देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या कहता है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई दे और नज़दीक वाला ना दिखाई दे। तो इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ गया तभी तो दूर वाला दिखाई दे रहा है, नज़दीक वाला ना, है ना। तो फोकस दूरी जब तक बढ़ेगा नहीं तो दूर वाला वस्तु कैसे दिखाई दे देगा? क्लियर? तो इसको जो आंसर हो जाएगा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए नेक्स्ट सवाल। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें एक लगा लेंस कैसा होता है? आप खुद सोचिए। दूर दृष्टि दोष को कौन से लेंस से इलाज किया जाता है? उत्तल से। निकट दृष्टि दोष को अवतल से। तो दूर दृष्टि दोष बोले तो उत्तल लेंस मारिएगा, निकट दृष्टि दोष बोले तो अवतल लेंस मारिएगा। और बाईफोकल लेंस के क्रम होता है बाबू मेरे जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? बाईफोकल में। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा रसगुल्ला। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के। उत्तल लेंस का प्रयोग कौन से दृष्टि दोष में होता है? दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस का प्रयोग कौन से दृष्टि दोष में होता है? तो निकट दृष्टि दोष में। बेलनाकार लेंस का कौची में प्रयोग होता है? अबिंदुकता में। कौन सा दोष? अबिंदुकता जिसको हम लोग कहते हैं अस्टिगमाटिज में, है ना। आई बाईफोकल लेंस का होता है जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है। क्लियर क्या? चलिए, तो जिन बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, लग रहा होगा कि हाँ कंटेंट में दम है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सारे के सारे 10th क्लास के लिए बिल्कुल फ्री हर चीज़ उपलब्ध होगा, हर सब्जेक्ट का। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। ठीक है? छठा के बाद 7वां, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की इकाई या यूनिट या एसआई मात्रक पूछे तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। वोल्ट किसका होता है मैं बता दूं? वोल्ट होता है विभवांतर का। एम्पियर किसका होता है भाई? विद्युत धारा का होता है। हर बार पढ़ते चलना है, हर बार जितना बार आएगा जितना बार पढ़ेंगे, है ना। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, समझना जरा बहुत बढ़िया से, जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने दिया था? बहुत ही कमाल की बात है ये। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज़, इसका आंसर शीट बंदा बनाया है या नहीं बनाया? हाँ ठीक है, बना हुआ है जी। प्रश्न संख्या 8। हम देखना चाहते हैं कि कहीं गलती तो नहीं बनाया है।
हाँ ठीक है, 8 के डी दे रहा है, ठीक है बोला, क्योंकि ये आप लोग को पढ़ना है नहीं, इसीलिए मैं देख रहा था, जांच कर रहा था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो ही किए थे, बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा, हम हर वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा वर्णन मैं कर दूंगा। ठीक है, पहले समझिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये पहली बार किसने बताया था, आप सुनिएगा अच्छा जरा। बेसिकली मैं बताऊं कि आवेश की खोज जो है सबसे पहले थेल्स जी ने किया था, वो भी एम्बर को घींच करके किया था। लेकिन हाँ, उस समय सिर्फ ये बताए थे कि आवेश उत्पन्न होता है, ये नहीं बताए थे कि कितने प्रकार के आवेश होते हैं, ऋण होते हैं कि धन होते हैं, पहला। दूसरा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ही पहली बार बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और तीसरा, ये कूलाम जी बताए थे कि आवेश को माप सकते हैं कौची में भाई, ताकि कूलाम में माप सकते हैं। तो कूलाम जी केवल इतना किए थे कि आवेश का ये सही मात्रा के खोज किए थे। तो इसे तो फैराडे जी भी किए थे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहूँगा, मेरा रसगुल्ला समझना जरा बढ़िया से। ये आईएसी की बात है, लेकिन फिर भी आवेश का सुनिएगा जरा अच्छा से। आवेश का मात्रक पूछे, कौची पूछे, मात्रक, तब कौची हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। लेकिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछे, सबसे छोटा मात्रक, कौची सबसे छोटा मात्रक पूछे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन होता है, ये वाला हो जाएगा। और सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछे, तब वो होता है फैराडे, कौची होता है, फैराडे, जिसमें एक फैराडे का जो मान होता है, एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे में कितना होता है भाई, 96,500 कूलम आवेश होता है। एक फैराडे में कितना का वैल्यू, 96,500। तो ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है ना। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलम हो गया। आवेश का सबसे छोटा मात्रक बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गया। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, फैराडे हो गया, जिसका एक फैराडे में 96,500 वैल्यू होता है, कूलम के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, एक पदार्थ को एक कूलम, एक इस मैं बता देता हूँ वैसे, लेकिन पहले बताता हूँ, यहाँ पर पावर जो है गलत लिखा गया है, 10 पर पावर 18 होना चाहिए, 10 पर पावर -19 होना चाहिए, 10 पर पावर 19 होना चाहिए। क्लियर मेरा रसगुल्ला। अब सुनिएगा जरा अच्छा से। हाँ, एक कूलम धन आवेश, अरे यार मक्खी कहाँ से आ गया, धत भागो तो। हाँ, एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है, माने कोई पदार्थ है, उसको कितना आवेश दिया गया, एक कूलम दे दिया गया, ठीक है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उनकी संख्या क्या होगी। मेरा रसगुल्ला एक बात बताइए, कैसे निकालेंगे इसको, ये आप लोग को मालूम है, 6.25 × 10 पर पावर 18 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 6.25 × 10 पर पावर 18 कूलम होता है। याद है ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे, जो मैं बताता हूँ। ऐसे लिखेंगे कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, पहले 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलम होता है, ये तो आप लोग को मालूम होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग उलट के लिख सकते हैं कि 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलम जो आवेश होता है वो के इलेक्ट्रॉन में होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन में। इसीलिए हमको के कूलम चाहिए, एक कूलम चाहिए। तो एक कूलम के लिए क्या हो जाएगा, 1/, चल जाएगा ना यहाँ पर, नहीं समझे। 10 कलम का दाम 50 रुपया, तो एक कलम का दाम बताइए। तो वही वाला रुतबा है कि इतना कूलम आवेश के गो में होता है, एगो में, तो एक कूलम कितना में होगा, तो ये चल जाएगा कहाँ बोला मेरे, नीचे चला जाएगा ना बच्चा, ये नीचे चला जाएगा ना। अब ये नीचे चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, सॉरी ऊपर, लगता है तो गलत का हो जाएगा जी, देख रहे हैं, ये कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर। नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए, 1.6, ये 10 पर पावर -19 है, ऊपर में जाएगा तो 10 पर पावर कुछ हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब समझिएगा स्थिर से जरा, दशमलव को मैं भेज रहा हूँ ऊपर में, कैलकुलेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका, दशमलव को भेजूंगा ऊपर में तो 10/16 होगा मेरा बच्चा, क्योंकि दशमलव के बाद के गो अंक है, एगो, तो उसका बदले ऊपर हमने क्या दे दिया, 1 0 दे दिया। अब गुने में 10 पर पावर कौची हो गया भोला मेरे, 19 हो गया। अब ये 16 से छोटा है, बोलिए हाँ या ना, ये 10 है जो 16 से क्या है, छोटा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप देखिए तो बड़े इतना बेहतरीन चीज़ है यार कि मैं क्या बताऊँ। देखिए ये जो 10 पर पावर 19 है, उसको से एक पावर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ क्या, तो हो जाएगा, एगो 10 यहाँ से ले रहा हूँ तो 10 10 ये कितना हो जाएगा, ये 100, अब बाटा में कितना हो जाएगा 16, अब गुने ई कितना बचेगा, 10 पर पावर 18 बच गया। बोलिए हाँ या ना। एगो 10 मैंने कैलकुलेशन की व्यू से क्या कर लिया, ले लिया। अब मैं इसको भागा दूँ क्या, तो जब भी भागा दूंगा 16 से कितना में बच्चा, 100 में,
तो 16 से 100 में भागा आप दे लो, तो 16 एकम 16 16 एकम 16 बोल रहे हैं, 16 छक 4 16 बलोता से ज़्यादा ना हो जाए भोला, तो 16 छक नहीं 16 50 16 छक 96 हो भाई भोला, 16 छक 96 बचा कितना बच्चा 4 दशमलव दे के 0, तो 16 दूनी 32 और फिर 16 5 हाँ ये हो गलो कितना इतना मतलब 6 दशमलव कितना ही बोला मेरे 2 5 अगुने में 10 पर पावर 18, माने इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना तो हमारा कितना आवेश उत्पन्न होगा 1 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। कुल मिला के बात यह है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 पर पावर 18 ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया भोला मेरे न्यूमेरिकल में बता दिया। यदि सब्जेक्टिव तरीका से पूछता है कि निकाल कर दिखाइए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको नोट करने की इच्छा है तो वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। देखिए पढ़ाऊंगा अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। प्रश्न संख्या 10, किसी विद्युत बल्ब पर न्यूमेरिकल आ रहा है ना, बस मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। किसी विद्युत बल्ब पर कितना वोल्टेज है भाई 220 वोल्ट, और बल्ब के वाट का है 100 वाट का, अंकित है, अंकित मैंने लिखा गया है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। बहुत ही सुंदर सवाल है बाबू मेरे। देखा फॉर्मूला जो होता है शक्ति बराबर कोई फार्मूला बताएंगे। चलिए 2-3 फार्मूला होता है। एक तो होता है P बराबर VI होता है भोला मेरे, दूसरा होता है क्या P बराबर क्या होता है बताइए कोई, W बटे क्या होता है T होता है, और कोई बताइए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए। तो फार्मूला जो बेसिकली होता है नहीं कोई बताएं, P बराबर W बटे क्या होता है T होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया, अच्छा वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तो W बराबर QT है ना। यहाँ पर तो कोई विशेष बात बोला ही नहीं गया, कितना देर के लिए दिया गया ये बोला नहीं यार, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का, कितना देर के लिए दिया गया है तो उसको बताना चाहिए ना। जैसे ठीक है 110 वोल्ट प्रचलित किया गया, इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति की मात्रा कितनी होगी, है ना। तो P बराबर W बटे T और P बराबर VI, ठीक है। तो या I²RT नहीं, इसको से नहीं होगा, I²R, P बराबर VI, इसको से हो जाएगा क्या, नहीं। देखिए लिखना है, दिया है V बराबर मेरे को कितना देना भाई 110 वोल्ट, ठीक है। और जो है वाट जो है 100 वाट अंकित है, यानी कि P का जो मान है वो कितना दिया गया भाई 100 वाट दिया गया है, ठीक है। इस 100 वोल्ट हो गया, इस 100 वाट हो गया, तो बच गया अब हमारा क्या, कितनी शक्ति होती है। P बराबर क्या है ये W बटा Q, क्वेश्चन सस्पेंसिंग है, क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, कुछ फुटांग दिया गया नहीं बढ़िया से, डाटा सही से है ही नहीं। अच्छा इसमें डाटा ही नहीं सही से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। डाटा सही नहीं बोला, इसको देखना पड़ेगा। हर सेट में कुछ ना कुछ प्रश्न गलती तैयार हो रहा है, इसको मेरे को नोट करना होगा, ठीक है। मैं इस पर चर्चा करूँगा इसको बाद में, ठीक है। सेट नंबर 2 का जो प्रश्न संख्या है वो कितना है भाई 10 है, जो गड़बड़ है बोला है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। देखिए बोला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है। ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है, इसको परिभाषा बताना है। बताइए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं बिल्कुल नहीं। किसी कुंडली में, याद रखिएगा फैराडे जी दिए थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, है ना। आप विद्युत चुम्बकीय प्रभाव बोले तो ओरस्टेड जी दिए थे, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव बोले तो ओरस्टेड, और चुम्बकीय प्रेरण बोले तो फैराडे जी दिए थे, ठीक है। और उसके बाद में चलिए आइए, दूसरा हो गया क्या बी में, कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया, नहीं बोला। ये विद्युत धारा का क्या कहलाता है, चुम्बकीय प्रभाव कहलाता है। कि जब किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा दी जाती है तब उसमें चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव कहते हैं। तो इना की चुम्बकीय प्रेरण ही हो जाएगा, नहीं आगे। कुंडली तथा चुंबक के बीच मिल गया, अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में कौची उत्पन्न होना, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है, जो कि कौची में होता है, डायनेमो में। फैराडे जी क्या बोले थे कि जब तक किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होते रहेगा तब तक विद्युत धारा निर्माण होते रहेगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत अच्छे। 11 हाँ आगे 12, विद्युत जनित्र का सिद्धांत
आधारित होता है। आप खुद बताइए, मैंने बताया था कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, और विद्युत जनित्र जो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं इसका, बताइए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कार्य करता है? हीटर करता है, बिजली का बल्ब करता है, फ्यूज करता है। ठीक है, आगे प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित मतलब बोला उत्पन्न विद्युत धारा। तो उत्पन्न विद्युत धारा पर जाना और डायनेमो में कार्य करा, डीसी डायनेमो में, ठीक ना। अच्छा, प्रेरित चुंबकत्व नहीं, ये सब तो आप लोग में भी पढ़ना है ही नहीं। अभी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। लघु पथन के समय, बहुत ही सुंदर सवाल है बोला, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बोला, बहुत अधिक, हद से ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके वजह से विद्युत धारा है, विद्युत परिपथ है बोला, तार है, ठीक है। इधर लघु पथन हुआ, यह शॉर्ट सर्किट हुआ, अतिभारण हुआ, कुछ भी हुआ है ना, जिसको लघु पथन को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, यानी शॉर्ट लड़ने से क्या होता है कि एकदम इसमें से जो विद्युत धारा जो गुजर रहा था वो इतना तेज़ी से गुजरना शुरू हो जाता है, कि तारे हीट हो जाता है प्रतिरोध के कारण, है ना, हीट होकर के तार ही गल जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर। PbO प्लस सी, तीर का चिन्ह PB प्लस में CO, बहुत ही सुंदर सवाल है। ये यहाँ पर बोल रहा है कि PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरा C ऑक्सीकारक है, तीसरा C एक अवकारक है, और चौथा यह एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, जिंदगी में कभी भी जब भी होता है तो ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होता है। दुनिया के सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि रेडॉक्स मतलब हो गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की घटना अवकरण की घटना दोनों क्या हो? साथ साथ हो। तो ये तो हो रहा है, यहाँ पे हर अभिक्रिया में होता है, जितना है जिस सब में, ठीक है। PbO ऑक्सीकृत कहाँ हो रहा है? अगर ये तो PbA पहले से ही ऑक्सीजन में है, ये तो हट रहा है, तो PbA ऑक्सीकृत नहीं बल्कि क्या हो रहा है? अभिकृत हो रहा है। देख रहे हैं, ऑक्सीजन हट ना गया PB के साथ है, तो ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। अब बात रह गया C एक ऑक्सीकारक है कि अवकारक है। मेरा रसगुल्ला देखिए, समझिए, C यहाँ पर क्या है कि C का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। पहले समझिए, C का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। बात समझ में आया? जिसका अवकरण होगा उसके ऑक्सीकारक कहते हैं। अभी समय इतना है नहीं कि समझा सकूं कि कैसे होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। तो यहाँ कार्बन पहले ऑक्सीजन से नहीं था, वहाँ जाकर जुट गया, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। तो C एक कैसा है भाई? अवकारक है। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा आंसर, क्योंकि जो बनाया है आंसर शीट जो बनाए हैं, क्या पता उनके द्वारा कोई मिस्टेक हो सकता है, तो देख लूँगा तो सुधारना में बनेगा। ठीक है, 14 के आंसर देख लेता हूँ। ठीक है बच्चा, तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, सही जवाब है ना। चलिए, आंसर सही बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 14 के क्या होगा? C होगा। C एक कैसा है? अवकारक है, मैंने कारण बता दिया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। निम्न धातुओं में से कौन सा NaOH के विलयन से H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकता है? एक बात बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। आप लोग पढ़े हैं कि जब मैं बोलूँगा धातु और धातु चैप्टर में पढ़े हुए, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी धातु की अभिक्रिया, जब किसी कौची की अभिक्रिया भाई? धातु की अभिक्रिया, हाँ जल्दी आना यार, बड़ी टाइम ले रहा है। हाँ, जब किसी, पहले समझ लीजिए इसको, धातु की अभिक्रिया किसको से बोला मेरे? अम्ल से कराई जाती है। तो कौची निर्माण होता है? लवण प्लस में कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। ये बात तो मानते होंगे, है ना। तो धातु की अभिक्रिया यदि आप भस्म से भी करवाइएगा, यानी कि NaOH से करवाइएगा, NaOH एक भस्म है ना, भस्म से करवाइएगा, फिर भी कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। सॉरी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है बात? तो बात है सर, यहाँ पर सब के सब तो धातुएं हैं, तो किसको से उत्पन्न होगा? खुद बताइए। देखिए, मैग्नीशियम एक अच्छा खासा पावरफुल है, तो सबसे जो पावरफुल मेरे को नज़र आ रहा है वो, लेकिन 1 मिनट ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि चांदी जल्दी अभिक्रिया करता नहीं है। ठीक है,
एल्युमिनियम के पास दोनों क्षमता है भोला। तो देखो बेसिकली हकीकत बात मैं बताऊं क्या, करने को तो सब कोई कर सकता है यार, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करना चाहिए वो मैग्नीशियम को करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैग्नीशियम वर्ग नंबर 2 का तत्व है और क्षारीय मृदा धातु है, वो अभिक्रिया कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। बाय द वे मैं इसको कन्फर्म कर रहा हूँ, प्रश्न संख्या 15 को मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। देखिए आपका आंसर सीट है 15 पे क्या हो गया, सी हो गया, मैं भी गलत हो गया। मैंने क्या बताया कि करने को तो, लेकिन कसम से बोलता हूँ, अगर अब ये देखिए क्वेश्चन है ना, चीज़ को समझिए, ये क्या है, प्रैक्टिकल है, ये थ्योरिकल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल है। इसको कौन गया देखने के लिए, कि आप कभी इसको प्रयोग करके देखें घर पे? नहीं, जो बंदा लिख दिया उसको मान के चलना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चांदी छोड़ा करके सब कोई करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, चांदी छोड़ा करके हर कोई करेगा। एल्युमिनियम भी कर सकता है। एल्युमिनियम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो जानकारियाँ नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। एल्युमिनियम दुनिया का ऐसा ऑक्साइड तैयार करता है ना, Al2O3, ये मालूम है क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाता है, कौन सा ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड। और इसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। आंसर सी तो दे रहा है, वो बात की बात है, लेकिन मैं बता सकता हूँ मैग्नीशियम भी करेगा, बिल्कुल 100% करेगा, आप देख लेना कभी, क्योंकि आप कॉपर भी करेगा। क्या कहता है, कॉपर इतना पावरफुल तत्व है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं करेगा अभिक्रिया, 100% एकदम करेगा। बाकी ये कहिए काम करेगा, उत्पन्न करेगा लेकिन काम करेगा। लेकिन मैग्नीशियम तो अच्छा खासा है, वर्ग नंबर 2 का तत्व है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, ये वाला है, ट्रिक है ये तो करेगा ही करेगा। अब आंसर इसका क्या दे रहा है वो मायने नहीं है, मैंने बोला कि इसको छोड़ा करके सबको सब का ही करेगा, ये मेरा कहना। हाँ, एल्युमिनियम के पास वो क्षमता है जो कर सकता है, तो इसीलिए तो मैंने बोला। तो देखिए एल्युमिनियम जो है वो द्विधर्मी ऑक्साइड है। द्विधर्मी ऑक्साइड के मतलब क्या है मेरा बच्चा, कि एक ऐसा ऑक्साइड है ना कि जो अम्ल का गुण भी रखता है और भस्म का भी गुण रखता है मेरा रसगुल्ला। अब देखिए गजबे बात है सर, अम्ल का भी क्षमता है इसके अंदर, भस्म का भी क्षमता। कैसे, देखिए आप लोग क्या पढ़ेंगे कि दुनिया में जितने भी धातु हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं मालूम है, भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, भास्मिक होता है, ये पढ़े होंगे है ना। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। लेकिन एक बात बता मेरा रसगुल्ला, धातु के ऑक्साइड भास्मिक, तो एल्युमिनियम तो एक धातु है, तो फिर इसको भस्म होना चाहिए। लेकिन प्रयोग के आधार पर ये देखा गया मेरा रसगुल्ला, आगे पढ़ोगे VVI है तो मतलब VVI है, कंपटीशन में भी पूछेगा इसको। तो आगे ये वैज्ञानिकों ने देखा कि एल्युमिनियम तो एक धातु है, इसका ऑक्साइड होना चाहिए था कैसा, भास्मिक होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये एक ऐसा गुण पाया गया जिसमें भास्मिक के साथ साथ अम्लीयता का भी गुण पाया जाता है। मतलब इसको चाहे अम्ल से अभिक्रिया करवा दीजिए तो यो अभिक्रिया कर लेगा, और चाहे भस्म से अभिक्रिया करवा दीजिए तो यो कर लेगा, इतना ही पावरफुल है। तो इसीलिए दुनिया का एक लौता ऐसा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना जिसको भी कहते हैं Al2O3, जो कि कैसा गुण है, द्विधर्मी ऑक्साइड है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि बिलियन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ या इसका अर्थ है कि यह है कौची है, ये क्या है, क्षीण अम्लीय, क्षीण मतलब कमजोर अम्लीय, क्षीण में, और दूसरा हो गया क्षीण भास्मिक मतलब कमजोर भास्म, दूसरा हो गया प्रबल अम्लीय और प्रबल भास्मिक। एक बात बताओ भोला, भास्म के क्या कहता है, 7 से ज़्यादा वाला के, तो 7 से जैसे जैसे ज़्यादा जा रहे 7, 8, 9, 10, 11, 12 होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भस्म में कौची होते जा रहे हैं, पावरफुल ना होते जा रहे हैं। तो एकदम 13 है तो कैसा हो जाएगा, प्रबल भास्मिक होगा ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है मेरे रसगुल्ला, याद रखिएगा। P अगर बोले, सुनिएगा जरा बढ़िया से, अगर बोले फास्फोरस का संकेत क्या होगा तो P बताइएगा, और अगर बोले फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है तो P4 बताइएगा, याद है। अब आइए हम आपको कितना कमाल की चीज़ बताते हैं, जो सुनिएगा ज़रा बढ़िया से। अगर मेरा रसगुल्ला ऑक्सीजन का बोले कौची बोला संकेत, तो O बताना है, लेकिन अणुसूत्र पूछे तो कौची बताना है, O2 बताना है। ओजोन परत का संकेत बोले तो इसका तो भाई O3 ही होता है, अणुसूत्र भी क्या होता है, O3 ही होता है। समझिए पहले बढ़िया से तुम समझिएगा। क्लोरीन का संकेत बोले तो Cl होता है, लेकिन अणुसूत्र बोले तो Cl2 होता है। फास्फोरस का अगर P संकेत पूछे तो P होता है, लेकिन इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, P4 होता है। बातें समझ में आ रही है आपको क्या? चलिए बहुत सुंदर।
तो ये अणुसूत्र है। अणुसूत्र का मतलब हो गया कि जब भी आप किसी ऐसा अभिक्रिया देखे होंगे या कहीं पे इस सबको लिखा हुआ देखे होंगे तो ऑक्सीजन का भी ऐसे नहीं लिखल देखे होंगे, अकेले में जब भी रहेगा जब ऐसे लिखा रहेगा। ये ओजोन को जब भी देखिएगा जब भी ऐसे देखिएगा, कौन चीज़ है ये? ओजोन है। ये किसका अणुसूत्र है बोला मेरे? ओजोन का अणुसूत्र होता है। क्लोरीन को जब भी अकेले में देखे होंगे ऐसे लिखल देखेंगे, तो फास्फोरस को भी जब भी देखिएगा जब ऐसे देखिएगा। क्लियर क्या? तो एक साथ में कर दिए ना क्वेश्चन का पोस्टमार्टम एकदम पूरी तरह से। क्वेश्चन को इतना तरीका से एकदम बर्बाद करके पढ़िए कि उससे संबंधित सवाल फिर दूसरा कोई छूट ही नहीं सके। क्लियर मेरा बच्चा? आज 20 प्रश्न तक ही पढ़ा पाएंगे, ठीक है। पीतल में रहता है, यानी कि पीतल कौची कौची से मिल करके बनता है। तो पहली बात ये मैं बता दूं, पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको बोलते हैं बोला? जेकरा में दो धातु मिला करके क्या किया जाए? बनाया जाए। तो कॉपर और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है भाई? कॉपर और जिंक होता है। कॉपर होता है लगभग 80%, जिंक होता है लगभग कितना? 20%। समझ गए? और कॉपर में जो टिंक मिला जाता है उसको हम लोग कहते हैं कांसा। क्या कहते हैं बच्चा मेरे? कांसा। तो ये जो है जो कांसा में रहता है, ये किस में रहता है? जिंक में रहता है, अरे पीतल में रहता है, ठीक है। तो हमारा पीतल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? कितना बार बताइए? धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और उप धातु होते हैं जो उदासीन होते हैं। हालांकि उप धातु को उदासीन में नहीं करिएगा, अक्रिय गैस बोलिएगा। अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं ना करता है, तो अक्रिय गैस क्या होता है? उदासीन होता है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो धातु क्या होंगे? विद्युत धनात्मक होंगे। अधातु बोलता विद्युत ऋणात्मक हो जाता। क्लियर? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है ये मैं बताऊं। चुंबकीय पृथक्करण विधि बाबू मेरे देखिए, आप लोग सांद्रण करने की विधियाँ होंगी पढ़े होंगे। सबसे पहले हाथ से चून करके, दूसरा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तीसरा फेन उत्प्लवन विधि, चौथा चुंबकीय पृथक्करण विधि, पांचवा निक्षालन विधि। इस तरीका से हम पढ़ाए थे, ठीक है। जिसमें से फेन उत्प्लवन विधि जो होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। याद VVI मतलब VVI। फेन उत्प्लवन विधि से कौन किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का। बाउन आर्किल विधि तो 12th में पढ़ना है मेरे बच्चा। बाउन आर्किल विधि जिंक और कैडमियम और पारा जैसा के लिए किया जाता है, ये आपने नहीं पढ़ना। गुरुत्व पृथक्करण विधि, इसमें क्या होता है भाई? भारी धातुओं के लिए किया जाता है इसका यूज। चुंबकीय पृथक्करण में लोहा जैसे निकल हो गया, इस सब के लिए कौन चीज से किया जाता है? चुंबकीय विधि से किया जाता है। कोबाल्ट का भी किया जाता है कौन चीज से? चुंबकीय विधि से। तो चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है? चुंबकीय विधि द्वारा दूर किया जाता है। ये क्या हो रहा है? अगला चलिए ठीक है, 21 सॉरी आज 20 तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय सीमा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हर वीडियो को मैं कोशिश यही करूँगा हर सेट को कि आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो यदि पढ़ने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और थंबनेल बोल रहा हूँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उसमें नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको तक नोटिफिकेशन हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।